नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। ये हमारे आमीन पटवारी का जो सीरीज चल रहा है हिंदी कंप्यूटर जीएस का, उसका ये छठवां कड़ी है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सरल लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको कठिन लगेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद है इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका इस सीरीज को। एग्जाम होते तक अपन काफी सारा सेट तो पूरा कर लेंगे और बहुत से क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, तो होप सो कि आपका भी ये पेपर भी बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने अपने इष्ट का नाम लेके। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम क्या है? क्या सर इतना सरल सवाल पूछते हो? कई बार सरल सवाल भी आते हैं। ठीक है, आप हमेशा पीडीएफ सर पीडीएफ डाल दीजिए, सर पीडीएफ नहीं मिला, सर पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हो। तो पीडीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसको कब बनाया गया है ना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। इसको कब बनाया गया? 1993 में। कौन बनाया है? एडोक बनाया है, एडोक कंपनी बनाई है। ठीक है, 1993 में इसको लॉन्च किया गया, पीडीएफ को एडोक कंपनी बनाई है। ये क्या होता है? ये सेफ होता है, ये फाइल सेफ होता है, आसानी से एडिट नहीं होता, आसानी से एडिट नहीं होता, है ना। तो भैया पीडीएफ को आप एडिट नहीं कर सकते। आपको किसी को कोई डॉक्यूमेंट देना है, हम इवन इमेज को भी, डॉक्यूमेंट को, सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से एडिट नहीं होता और इसमें इमेज टेक्स्ट सब हो जाता है, इमेज भी रहता है, टेक्स्ट भी रहता है। तो इसका सबसे बड़ा मेरिट्स क्या है कि ये सेफ है, आसानी से एडिट नहीं होता। 1993 में एडोक कंपनी ने बनाया है। इसका नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं पीडीएफ। और सबसे बड़ी बात, ये सभी प्लेटफॉर्म में काम करेगा, एंड्रॉइड में, मैक ओएस में, विंडोज में, सब में काम करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक, यह सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य भागों को जोड़ता है। इनमें से यह काम कौन करता है? मतलब कंप्यूटर के सभी यूनिट को जोड़ने का काम कौन करता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंप्यूटर के सभी यूनिट को जोड़ने का काम मदरबोर्ड करता है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। एक बड़ा सा वो रहेगा पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हरे कलर का, नीले कलर का, उसी में अलग अलग सॉकेट लगे रहेंगे, उसी में आपका सीपीयू भी जुड़ेगा, उसी में आपका प्रोसेसर जुड़ेगा, फैन जुड़ेगा, रैम जुड़ेगा, बायोस जुड़ेगा, उसके बाद आपके पूरे पेरिफेरल डिवाइस भी उसी से कनेक्ट होंगे। तो जो मेन बोर्ड रहता है उसी को बोलते हैं मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में सभी कंपोनेंट जुड़ते हैं। ठीक है, और मदरबोर्ड में ही प्रोसेसर लगा होता है जो पूरा काम करता है, और वो मदरबोर्ड को एक कैबिनेट के अंदर रखते हैं और उस कैबिनेट को बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर का भी खोल के देखना, जो बड़ा वाला बोर्ड रहेगा हरे नीले कलर का, वो मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, उसी में प्रोसेसर लगता है। ठीक, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा नहीं है, सीपीयू का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो मैं बता दूं, सीपीयू ये एक बॉक्स रहेगा, ये एक बॉक्स में सबसे पहले रहेगा सीयू, जिसको बोलेंगे कंट्रोल यूनिट, उसके नीचे उसके बाद रहेगा एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद एमयू, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के अंदर ये तीन रहते हैं, सीयू, एएलयू, एमयू। सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। तो इसमें कौन सा एक सीपीयू का हिस्सा है? कीबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है, ओएमआर भी नहीं है, कौन है? एएलयू। सीपीयू के अंदर ये तीन चीजें रहती है। ठीक है, अब कीबोर्ड, प्रिंटर, ओएमआर, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, जो कंप्यूटर के बाहर से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में यूडीपी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में यूडीपी का अर्थ क्या है? ये आजकल बहुत चलता है ना। कम लेटेंसी ऐसा कुछ वर्ड आता है जिसमें क्या होता है कि लैग कम होता है। मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूं वो आपको तुरंत सुनाई देगा, वो थोड़े देर बाद सुनाई नहीं देगा।
ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा काम आता है आपका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में। जब आप ऑनलाइन वीडियो देखते हो, लाइव वीडियो देखते हो, जो मेरा हमारा यूट्यूब में लाइव चलता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में और ऑनलाइन वीडियो गेम में काम आता है। ठीक है, तो आपका यूडीपी का होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी का मतलब क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज होता है ऑनलाइन गेम, ठीक है, और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मतलब लाइव वीडियो देखना, यूडीटी पे का प्रयोग होता है। ठीक है, यह क्या करता है? बिना कनेक्शन के डेटा को बहुत जल्दी भेजता है। बिना कनेक्शन के डेटा भेजता है, डेटा जल्दी भेजता है। ठीक है, इसीलिए अब देखो, कोई अमेरिका में बैठा हुआ ऑनलाइन गेम खेलते हैं, आप यहां बैठे हो, दोनों में बस इंटरनेट के द्वारा कनेक्शन है और कोई पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो, तो यूडीटी प्रोटोकॉल वहां से अगर वो कुछ एक्टिविटी करेगा तुरंत आपके में दिखाएगा, आप करोगे तुरंत उसके में दिखाएगा। इसमें लैक नहीं होता, इसमें लीकेज नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, चलो, बिना कनेक्शन के डेटा भेजता है और हाई स्पीड डेटा भेजता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भौतिक संरचना को आपको पता है, कंप्यूटर के जिन भागों को नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, उन्हें कहते हैं सॉफ्टवेयर, और जिन भागों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भौतिक है, उनको कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, मालवेयर क्या होते हैं? ये पूरे वायरस को कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप काम करते हो, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को चालू करता है, जिंदा करता है। ठीक दोस्तों, जो आपका एग्जाम होने वाला है आमीन पटवारी का, उसकी हमारे संस्था के द्वारा कंप्लीट क्लास भी चलाई जा रही है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। अभी हम हिंदी की क्लास करा रहे हैं और आपके योगेंद्र सर कंप्यूटर की क्लास करा रहे हैं। लाइव क्लास चल रही है, अभी काफी अच्छी क्लास चल रही है। और दोस्तों, जो कोर्स है उसी का आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। टोटल 25 टेस्ट है, इसमें आपको 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 2 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। काफी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आप एक बार हमारे संस्था के नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो फरवरी में सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम होने वाला है, उसकी भी क्लास हमारी संस्था के द्वारा आयोजित की जा रही है। उसमें भी लाइव क्लास अभी चल रही है। अगर आप शिक्षक भर्ती या सीजी टेट के एग्जाम से कोई भी संबंधित जानकारी चाहते हैं या क्लास लेना चाहते हैं, तो संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। वीओआईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? वीओआईपी का पूर्ण रूप, ये इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे भैया। वीओआईपी का पूर्ण रूप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीओआईपी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो, स्काइप कॉलिंग करते हो, फेसबुक में कॉलिंग करते हो, किसी भी ऐप में आप बिना मोबाइल नंबर के, बिना डायल तो करना ही पड़ेगा, जिसमें आप किसी ऐप के थ्रू कॉलिंग करते हो इंटरनेट का उपयोग करके, उसमें ये प्रोटोकॉल यूज होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आप व्हाट्सएप में कॉलिंग करते हो तो आपका डायरेक्ट कॉल नहीं जाता, व्हाट्सएप ऐप के थ्रू कॉल जाता है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के माध्यम से कॉल किया जाता है। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है? इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है? देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है बीट, फिर होता है बाइट। ठीक है, बीट, बाइट, उसके बाद किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट,
उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद हेक्साबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, उसके बाद हेक्साबाइट, उसके बाद योटाबाइट, इसके बाद जोटाबाइट, ऐसा शायद आता है, देख लीजिएगा, है ना। तो यहां पूछा है, तो अब देख लो, सबसे पहले होता है बीट, है ना, 4 निबल का, इससे पहले आएगा क्या, निबल, 4 निबल का एक बीट और 8 निबल का एक बाइट, ठीक है, और 1024 बाइट का एक किलो बाइट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो निबल, निबल के बाद बीट, बीट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद हेक्साबाइट, हेक्साबाइट के बाद योटाबाइट, ठीक है। तो यहां तक होगा। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है ना, तो देखो किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर हेक्साबाइट। क्या होगा सबसे बड़ी इकाई, हेक्साबाइट, ठीक है। संचार को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। संचार को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए, मतलब कोई आपके मैसेज को ना पढ़ सके, इसके लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है बताइए। कोई आपके मैसेज को ना पढ़ सके, इसके लिए मैसेज को क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट। व्हाट्सएप का जो ऐड आता है देखना, उसमें दिखाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब आपके मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता। अगर मैं किसी को लिखता हूं आई लव यू, है ना, तो इसको जिसको मैं भेजूंगा वही पढ़ेगा। ये आई की जगह एक गोला बन जाएगा, लव की जगह एक डब्बा बन जाएगा, यू की जगह ट्रायंगल बन जाएगा। ऐसे साइन में मैसेज जाएगा और सामने वाले को इनक्रिप्ट के बाद क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा और पूरा आई लव यू दिखने लगेगा। तो मैसेज जब आप टाइप करते हो तो वो वैसा नहीं जाता, वो एक कोड में बदल जाता है और उस कोड का कोई मतलब नहीं होता है, उसको कोई पढ़ेगा तो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जब ये जिसको आप भेजे हो उसको मिलेगा तो वो वापस वर्ड में बदल जाएगा। तो मैसेज को क्या करना, बदलना, क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन कहलाता है। तो इसको इसीलिए करते हैं ताकि आपका मैसेज कोई ना पढ़ सके, इंक्रिप्शन, ठीक है। व्हाट्सएप के ऐड में दिखाता है ये। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है बताइए, कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, है ना, विजुअल बेसिक, सब भाषा है। स्काइप कंप्यूटर की भाषा नहीं है। स्काइप क्या है, सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है। स्काइप से कॉलिंग होता था, कॉलिंग सॉफ्टवेयर है ये, है ना। स्काइप से क्या होता था, कॉलिंग, स्काइप में कॉल करते थे पहले, व्हाट्सएप आने के पहले, ठीक है। तो ये नहीं है। बाकी सी और सी प्लस प्लस तो कंप्यूटर की भाषा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फोर्ट्रॉन भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी विजुअल बेसिक से क्या बनता है, विजुअल बेसिक से सॉफ्टवेयर बनता है। विजुअल बेसिक से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है ना। आप पीजीडी से करोगे तो आपको विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक डॉट नेट, वीबी और वीबी डॉट नेट पढ़ना पड़ेगा। उसमें मान लो अगर यहां पे कुछ डेटा भरने का एक क्या है, डब्बा है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। फिर इसका कोडिंग करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। जो अच्छे से पीजीडी से किया है बिना फर्जी वाला कॉलेज जाके, वो वीबी पढ़ा है, मैं भी पढ़ा हूं, ठीक है। चलिए, तो स्काइप नहीं है। अगला, चलो यहां तक हो गया। अब देखते हैं, हिंदी आ गया। परशुराम का पर्यायवाची क्या नहीं है, परशुराम का पर्यायवाची क्या नहीं है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है क्या, शिव प्रिय, शिव प्रिय, शिव प्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि परशुराम खुद शिव के अवतार हैं, ठीक है। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय, ये सब परशुराम के पर्यायवाची हैं, लेकिन शिव प्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। सप्तशिला किसका पर्यायवाची है, सप्तशिला बताइए भाई, सप्तशिला किसका पर्यायवाची है। ठीक है, सप्तशिला किसका पर्यायवाची है,
अगर देखा जाए तो सप्तशिला है पान का पर्यायवाची, पान है ना, पान का पत्ता, पान के पत्ता, धान, पान और खीरा, ये तीनों पानी के तीरक। ठीक है, तो पान का पत्ता का पर्यायवाची क्या है? सप्तशिला। ठीक, चलो, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है बताइए? उल्लंघन में उपसर्ग और प्रत्यय जो आगे लगे, आगे जो शब्द लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो पीछे पीछे लगता है वो है प्रत्यय। इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, प से प्रत्यय, प से पीछे, प से प्रत्यय, प से पीछे, आ से आगे, अ से उपसर्ग, आ से आगे, अ से उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग मतलब आगे लगेगा, प्रत्यय मतलब पीछे लगेगा। तो उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? उल्लंघन में उपसर्ग लगा है उत। क्या लगा है? उत, है ना। उल्लंघन में उपसर्ग लगा है उत। अब पूरा क्या है? उत धन लंघन, उत धन लंघन, ये क्या हो गया? उल्लंघन। तो यहां उपसर्ग क्या हो गया? उत। और ये संधि देखोगे तो कौन सा संधि हो गया? व्यंजन संधि। कौन सा संधि हो गया? ये व्यंजन संधि। ठीक है, तो उल्लंघन में उत प्रत्यय, उत उपसर्ग लगा है, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। ठीक है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में, है ना, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अत्यंत में उपसर्ग आगे, इसका क्या होगा? अति धन अंत, अति धन अंत। ठीक है, तो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है भैया? अति उपसर्ग लगा है। अत्यंत में उपसर्ग अति, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। संधि देखेंगे तो कौन सा होगा? यण स्वर संधि। संधि देखेंगे तो कौन सा होगा? ये यण स्वर संधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है? छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र दिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भैया कौन सा सही है? मेरे को तो सही लग रहा है, छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र दिया। सही है ये? नहीं भैया, ये सही नहीं है। प्राचार्य कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसको दे दोगे, और प्राचार्य तुमसे छोटा नहीं है जिसको प्रदान करोगे। प्राचार्य तुमसे बड़ा है, रिस्पेक्टेड आदमी है ना, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उसको क्या करेंगे? अर्पित करेंगे। क्या करेंगे? अर्पित करेंगे। छात्रों ने प्राचार्य को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ठीक है, क्यों किया अर्पित? क्यों? क्योंकि ये पूजनीय है। प्राचार्य तो है, गुरु है, पूजनीय है, तो उसको ना तो प्रदान करेंगे, क्या करते हैं? अपने छोटों को प्रदान कर देते हैं, सामने वाले को देते हैं, लेकिन ये तो हमसे बड़ा है ना, तो इसको अर्पित करेंगे। पीएससी का क्वेश्चन आ गया, ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है? ओंगन तेल, ओंगन तेल क्या होता है बताइए भाई? ओंगन तेल, ओंगन तेल क्या होता है? जो बैलगाड़ी के, जितना मुझे पता है, मैं सही हूं कि नहीं बताना, जो बैलगाड़ी के चक्के में डालते हैं ना, उस तेल को बोलते हैं ओंगन तेल, है ना। तो बैलगाड़ी के चक्के के लिए तेल, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, जहां पे कारक परसर्ग विभक्ति आती है वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। ओंगन तेल, ओंगन तेल। अब इसको क्या लिखेंगे? ओंगन के लिए तेल, ओंगन के लिए तेल, है ना। तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, जो बैलगाड़ी के चक्के में डालते हैं उसको बोलते हैं ओंगन तेल, जितना मुझे पता है। ठीक, चंद्रमौली का समास विग्रह बताइए। चंद्रमौली का, है ना, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। ठीक है, तो चंद्रमौली, जिसके सिर में कौन विराजता है? चंद्रमा विराजता है। जिसके सिर में कौन? चंद्रमा है, वही कहलाएगा क्या? चंद्रमौली। चंद्र है मौली में जिसके, चंद्र है मौली में जिसके, मौली मतलब सिर, जटा। चंद्र है मौली में जिसके, अर्थात भगवान शिव, है ना, अर्थात भगवान शिव। तो चंद्रमौली का समास विग्रह क्या होगा? चंद्र है मौली में जिसके, अर्थात भगवान
स्यु। समास कौन सा होगा? बहुब्रीय समास, है ना? कौन सा? बहुब्रीय। जिसके सिर में चंद्रमा विराजता है, लेकिन हम चंद्रमा किसके सिर में विराजने के लिए सेंस करते हैं? शंकर, है ना? तो चंद्र है मौली में जिसके, अर्थात भगवान शिव। चलो अगला, इसमें व्यंजन संधि शब्द को चुनिए। व्यंजन संधि शब्द कौन सा है बताइए? व्यंजन संधि शब्द, व्यंजन संधि, है ना? एक एक का संधि विग्रह होगा एक धन एक, एक धन एक। क्या है ये? संधि है, पर व्यंजन नहीं है। कौन सा है ये? वृद्धि स्वर संधि। कौन सा है ये? वृद्धि स्वर संधि। यहां डबल मात्रा हो गया ना, हां। निसंदेह, तो ये क्या होगा? निह धन संदेह, निह धन संदेह, ये तो विसर्ग हो गया, ये भी नहीं है। प्रातः काल, प्रातः धन काल, ये भी विसर्ग हो गया, ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बना? सत धन जन, सत धन जन, यहां पे आधा है त, तो ये क्या हो गया आपका? व्यंजन संधि। सज्जन का क्या होगा? सत धन जन, त आधा है, तो ये बन गया व्यंजन संधि। एक एक क्या होगा? एक धन एक, वृद्धि स्वर संधि। निसंदेह क्या होगा? विसर्ग स्वर संधि, सॉरी विसर्ग संधि। प्रातः काल क्या होगा? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, बढ़िया। अगला देख लेते हैं। अंशु का पर्याय नहीं है। अंशु का पर्याय क्या नहीं होता बताइए? अंशु, अंशु मतलब क्या होता है पहले ये बताइए? अंशु मतलब होता है किरण। क्या? किरण। अंशु मतलब होता है किरण। तो अंशु का पर्याय क्या नहीं है? अंशु का पर्याय नहीं है निलय। निलय मतलब क्या होता है ये भी देख लो। घर, मकान, घर मकान, निवास स्थान को, निवास स्थान को क्या बोलते हैं? निलय। ठीक है, मरीचि मतलब किरण, अर्ची मतलब किरण, मयूख मतलब किरण। तो अंशु का पर्यायवाची क्या है? मरीचि, अर्ची, मयूख। अंशु का पर्यायवाची क्या नहीं है? निलय। निलय मतलब होता है आपका निवास स्थान, घर, रहने का स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे, ऐसा कवि जो विषय के अनुसार तत्काल रचना कर दे, मतलब वो कोई भी कहानी को देखे, कोई भी घटना को देखेगा और तुरंत क्या कर देगा? तुरंत कर देगा वो आपका कविता का निर्माण। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे। कोई भी टॉपिक दोगे तुरंत वो क्या लिख देगा? कविता लिख देगा। तो ऐसे कवि को कहते हैं आंसू कवि। कौन? आंसू कवि, जो तुरंत किसी भी घटना को देख के कविता का निर्माण कर दे, आंसू कवि। ठीक है, अपने जाकिर हुसैन और जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन लोग। और आंसू कवि कौन है? आंसू कवि है कौन? सिद्धू जी, है ना? सिद्धू जी कोई भी किसी को भी देखते हैं तुरंत शायरी बोल देते हैं। ठीक है, तो सिद्धू जी है आंसू कवि। ठीक है, चलिए। रस के अवयव की संख्या कितनी है बताइए? रस के अवयव की संख्या कितनी है? ठीक है, रस के अवयव की संख्या है 9। गलत हो गया, आदमी ऐसे ही बहता है भावनाओं में। रस के अवयव की संख्या 9 नहीं है। रस के अवयव की संख्या है भैया 4। क्या है? रस के अवयव की संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन सा वो भी बता देते हैं। रस के अवयव की संख्या है 4। क्या क्या रहता है रस में? सबसे पहले रहता है स्थाई भाव, स्थाई भाव। ठीक है, उसके बाद रहता है विभाव, उसके बाद रहता है अनुभाव, और उसके बाद रहता है संचारी भाव। ये रस के 4 अवयव हैं। कौन सा? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अवयव जो रस के अंदर समाहित है। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि ने स्थाई भाव की संख्या कितनी मानी है? नाम दे दिया है, नाम, डायरेक्ट नाम दे दिया है। तो बताइए भाई, भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं? ये वही भरत मुनि है जो आपके कहा सीता बेंगरा गुफा में अपने नाट्य शास्त्र की रचना किए, और इस नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत मुनि ने 8 रस माने। कितने? 8 रस। रस क्या है? वो भावना है जो किसी काव्य को देखकर सुनकर आपके हृदय में उत्पन्न होता है, जो फीलिंग आती है, तो उसी को बोलते हैं रस। तो भरत मुनि ने, है ना, 8 रस। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने 9 रस माना, है ना। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना, आचार्य विश्वनाथ ने शांत रस को भी रस माना, 9 रस हो गया। उसके बाद वात्सल्य और भक्ति रस को अलग से जोड़ने पर रसों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है ना। तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, सामान्यता 9 रस है, लेकिन वात्सल्य और भक्ति को अलग से जोड़ोगे तो 11 रस है। तो भरत मुनि का 8 रस है, तो इनके स्थायी भाव भी कितने होंगे? 8 होंगे। हर रस के पीछे एक फीलिंग होता है, उसी को बोलते हैं स्थायी भाव। शांत रस का ही स्थायी भाव क्या है? शांत रस का, हर रस का स्थायी भाव होता है, वैसे ही शांत रस का स्थायी भाव होता क्या है? जब आप किसी चीज को देखकर एकदम शांत हो जाओ, आपका मन, आपका पूरा दिमाग शांत हो जाए, कोई फीलिंग ना आए, तो उसको बोलते हैं निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है। अब जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव होता है? विभत्स रस का। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, है ना। क्रोध कौन से रस का होता है? रौद्र रस का। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। उसके बाद करुण रस का स्थायी भाव शोक। उसके बाद शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। विभत्स मतलब जब आप कुछ बहुत भयानक देख लेते हो, तो जो आपके दिल में फीलिंग आती है उसको जुगुप्सा बोलते हैं। जब आप बहुत क्रोधित होते हो, रौद्र रूप धारण करते हो, तो आपको क्रोध आता है। जब आप दुखी होते हो तो आप शोक में चले जाते हो। जब आप एकदम शांत परम शून्य को प्राप्त कर लेते हो, निर्वेद हो जाते हो। उसके बाद जब आपके अंदर रति प्रेम जागता है, जब आपके अंदर श्रृंगार रस जागता है, श्रृंगार, तो आपके अंदर रति और प्रेम की भावना जागृत होती है। ठीक है। उसके बाद जब हास्य रस, आप खुश होते हो, हास्य रस, तो क्या होता है? हंसते हो आप। जब आपके अंदर वीर रस आता है ना, वीर रस आता है, एकदम डेयरिंग आता है, तो क्या आता है आपके अंदर? उत्साह आता है। ये बहुत पूछा जाता है। वीर रस का उत्साह भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। मतलब आप एकदम डेयरिंग आता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो किसी भी चीज के लिए। वीर रस को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? वीर रस को हनुमान जी प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद भयानक रस से क्या होता है? आपके मन में भय आता है। उसके बाद वात्सल्य रस, वात्सल्य मतलब शिशु प्रेम। जब आपके अंदर शिशु प्रेम आता है तो क्या होता है? वात्सल्य रस। इसका भी स्थायी भाव वात्सल्य ही होगा। ठीक है। उसके बाद अद्भुत रस, जब आप अद्भुत चीजों को देखोगे तो आपके अंदर क्या आएगा स्थायी भाव? विस्मय, आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरे रस। रोला में कितनी मात्राएं होती है? बताइए। रोला में कितनी मात्राएं होती है? छंद से तो क्वेश्चन आएगा ही जी, 1,00,000% छंद से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। रोला में कितनी मात्राएं होती है? ठीक। तो रोला में 24 मात्राएं होती है ना। 24 मात्राएं। ठीक है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, क्रम से 4 चरणों में 11 और 13 मात्राएं होती है। याद रखना, रोला क्या है? एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक।
मतलब इसमें बराबर मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती है रोला में, सम मात्रिक छंद है रोला, ठीक है। और 11 और 13 मात्राओं में क्या होता है रोला में? यति। यति मतलब क्या? विराम। ये पूछा गया है सब इंस्पेक्टर में। जब आप रोला को पढ़ोगे तो पढ़ के एक एक लाइन कंप्लीट करके थोड़ा सा होल्ड करोगे, उस होल्ड करने को ही बोलते हैं यति, और यति मतलब विराम। तो रोला में 11 और 13 मात्राओं के बाद यति होता है, और यही 11 और 13 को जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। क्रम से 4 चरणों में 11 और 13 मात्राएं, और यही 11 और 13 मात्राओं में यति होता है। कौन सा छंद अर्ध सम्मात्रिक नहीं है? कौन सा छंद अर्ध सम्मात्रिक नहीं है? रोला। रोला में 24 मात्राएं होती है। दोहा में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में आपके होता है विषम चरण में, दोहा विषम चरण। विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में दोहा में कितनी मात्राएं होंगी? 13 13। सम चरण में, सम चरण मतलब दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होगी? 11 11। ये किसका है? दोहा का है। उसके बाद सोठा। दोहा के बाद क्या आएगा? सोरठा। सोठा क्या होता है? दोहा का उल्टा। दोहा का उल्टा मात्रा सोठा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं आएगी, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं आएंगी। मात्रा का पूछा जाता है। उसके बाद उसके बाद रोला हो गया 24, ठीक। उसके बाद आएगा क्या? दोहा, सोठा। हाँ, दोहा हो गया, सोठा हो गया, दोहे का उल्टा सोठा। उसके बाद आएगा उल्लाला। उल्लाला, ठीक है। इसमें विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक। चौपाई। चौपाई पूछता है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। यह सम मात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। दोहा अर्ध सम मात्रिक है। विषम चरण में 13, सम चरण में 11। सोठा दोहे का उल्टा हो जाएगा। विषम चरण में 11, सम चरण में 13। यह भी अर्ध सम मात्रिक है। उल्लाला भी अर्ध सम मात्रिक है। विषम चरण में 15, सम चरण में 13। ठीक है। उसके बाद बरवे। बरवे भी अर्ध सम मात्रिक है ना। इसमें पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा। बरवे, बरवे भी अर्ध सम मात्रिक है। पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा। तो इसमें अर्ध सम मात्रिक कौन सा नहीं है? रोला। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 के बाद यति होता है, ठीक है। ये मात्राएं याद कर लेना भैया। चलिए अब आ गया आपका ज्योग्राफी। पृथ्वी पर किसी भी स्थान से एक निश्चित अवधि में सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जा सकते हैं, क्यों? बताइए। मतलब चंद्र ग्रहण अधिक दिखता है, सूर्य ग्रहण अधिक नहीं दिखेगा, क्यों? क्यों? क्योंकि सभी चंद्र ग्रहण एक पूरे गोलार्ध में होते हैं। सभी चंद्र ग्रहण एक पूरे गोलार्ध में होते हैं, परंतु सभी पूरे ग्रहण पूरे गोलार्ध में नजर नहीं आते। अब भैया ये सूरज है आपसे बहुत दूर, है ना। ये पृथ्वी है और ये उसके ऊपर चंद्रमा है बहुत पास में। अगर अभी चंद्र ग्रहण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा। अगर मान लो इधर हो रहा है चंदा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिखेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण होगा तो पूरे पृथ्वी में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सभी चंद्र ग्रहण एक पूरे गोलार्ध में नजर आते हैं। सभी चंद्र ग्रहण एक पूरे गोलार्ध में नजर आते हैं, परंतु सभी सूर्य ग्रहण पूरे गोलार्ध में नहीं नजर आते। इसीलिए चंद्र ग्रहण देखना आसान है, सूर्य ग्रहण देखना मुश्किल है।
चलो बढ़िया क्वेश्चन, कथन और कारण वाला। यद्यपि भारत बड़ी मात्रा में चावल उगाता है तथापि चावल का निर्यात अधिक नहीं होता। बिल्कुल सही, हमारे यहां बहुत चावल उगाते हैं। ठीक है, चावल उगाने में पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पर कई बार आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उगा लेता है, लेकिन सामान्यता एवरेज देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उगाता है। ठीक है, जो वहां पे उमस वाला माहौल है वो चावल के लिए बहुत अच्छा है। हमारे छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कटोरा कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, चावल बहुत उगता है। इसलिए नहीं भैया, हमारे यहाँ चावल महानदी के मैदान में उगता है और महानदी का मैदान चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, जिससे वो एक कटोरे की आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, हमारे यहां धान खरीदी 2025 में, धान खरीदी 2025 में हमारे यहां धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी, 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। हमारे यहां धान खरीदी 25 को 2025 में 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा, है ना। 3100 रुपए मूल्य। ठीक है, और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। ठीक है, अभी जो धान खरीदी होने वाली है 15 नवंबर से स्टार्ट होगी, 31 दिसंबर चलेगा। 3100 रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा प्रति क्विंटल। 21 क्विंटल एक एकड़ में खरीदा जाएगा। और टोकन के लिए, है ना, तुहर दुआर या टोकन के लिए एक ऐप है, किसानों को एक ऐप से टोकन डाउनलोड करना है, फिर धान बेचना है। चलिए अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक, हाँ, भारत बड़ी मात्रा में चावल उगाता है। ठीक है, भारत बड़ी मात्रा में चावल उगाता है, तब भी हमारे यहाँ चावल का निर्यात नहीं होता। कारण, बड़ी जनसंख्या के कारण चावल की घरेलू मांग की काफी अधिक है। बिल्कुल सही, कथन और कारण सही है और सही स्पष्टीकरण है। भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सा चावल उगता है, लेकिन वो चावल को हम खुद खाने के लिए उपयोग कर लेते हैं। अब सरकार फोकट में देखो चावल बांट रही है, क्या मतलब है बांटने का, है ना। बिहार चुनाव से पहले सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आ गया महिलाओं के। तो भैया सरकार आप लोगों को ब्लैकमेल कर रही, अभी तो पैसा दे रही है, बाद में ब्लैकमेल करेगी। क्यों? पैसा दिए हैं। तो जो भी नेता चुने सच्चा और अच्छा चुने। ठीक है, हमारे यहाँ चावल ज्यादा होता है, लेकिन उसका निर्यात इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग बहुत सा चावल खुद खा लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और कहां पे है? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां? गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, किसके लिए? एशियाटिक शेर, एशियाई शेर के लिए। शेर अलग होता है, बाघ अलग होता है। शेर वो होता है जिसका गले में पूरा बाल होता है, झब्बा, है ना। और बाघ जिसके ऊपर लाइन लाइन होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ना कि शेर। आरबीआई के मोनो में बाघ का चित्र है। ठीक है, ये सब पूछा गया है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध किसके लिए है? एशियाई शेर के लिए। अभी एक रील वायरल हुआ, नवरात्रि में माता के मंदिर के बाहर 2 शेर बैठे हुए हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान में आप सच में जाओगे तो आपको रोड में घूमते हुए शेर दिख जाएगा। ठीक है, बांधवगढ़, यहां भी बहुत शेर दिखता है। बांधवगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ से शेर होते हुए बांधवगढ़, कान्हा किसली और अचानक मार्ग मुंगेली तक आ जाते हैं शेर। और बांधवगढ़, कान्हा किसली, भोरमदेव, अचानक मार्ग तक आते, इतना लंबा टेरिटरी होता है शेर का। तो बांधवगढ़ सेंचुरी का है मध्य प्रदेश। कांजीरंगा एक सिंगी गेंडे के लिए, कांजीरंगा एक सिंगी गेंडे के लिए असम। और भरतपुर सेंचुरी राजस्थान। ठीक है, जो एक सिंग वाला गेंडा है उसका वो सिंग बालों का गुच्छा होता है जो हार्ड होके सिंग बनता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, पहले का चौथा, फिर 1 2 3। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जहां से आपको लगे वहीं से बनाना चालू कर दीजिए, जोड़ी बनना चाहिए बस। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा झील और उसका राज्य सुमेलित नहीं है? कौन सा झील और उसका राज्य सुमेलित नहीं है, बताइए।
कौन सा झील और उसका राज्य सुमेलित नहीं है? अब अपने को पता है चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है, खारी पानी का सबसे बड़ा झील है। और लैगून झील है, लैगून पढ़ाया हूं ना, लैगून झील जब समुद्र का पानी रेत वेट से कट के ऐसे अलग हो जाता है, समुद्र इधर और ये पानी ऐसे अलग हो गया, तो इसी को बोलेंगे लैगून झील, ठीक है, लैगून झील, है ना। तो चिल्का झील उड़ीसा सही है, ठीक, पुष्कर झील राजस्थान सही है, उसके बाद कोलेरू झील आंध्र प्रदेश सही है, बेम्बनाथ झील तमिलनाडु में नहीं है, बेम्बनाथ झील है केरल में, बेम्बनाथ झील कहां है? केरल में, ठीक है, बेम्बनाथ झील है केरल में। चलिए, इकाई और उनका माप, ठीक, अपने को पता है दाब का माप होता है पास्कल, ठीक है, सामान्य दाब, वायु दाब, वायु दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर, है ना, वायु दाब को किसको नापते हैं? बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर की सुई अचानक से नीचे आने लग जाए तो क्या का संकेत होता है? अगर बैरोमीटर की सुई अचानक से गिरने लग जाए तो तूफान आने का संकेत होता है। कम वायु दाब मतलब तूफान चलेगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य वायु दाब, सामान्य वायु दाब ये किससे मापा जाता है? मैनोमीटर, ये पूछा जाता है, सामान्य वायु दाब मैनोमीटर, वायु दाब बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद दाब का एक और इकाई क्या है? पास्कल, दाब का एक और इकाई क्या है? पास्कल। ऊर्जा का इकाई क्या है? जूल। तरंग दैर्घ्य का इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। और उच्च वेग का इकाई क्या है? मैक संख्या। मैक संख्या से वायुयान की गति मापा जाता है, मैक संख्या से क्या मापा जाता है? वायुयान की गति, है ना। जो ध्वनि से तेज चलने वाले सुपरसोनिक विमान हैं, बहुत तेज चलने वाले, उनकी गति माप जाती है मैक संख्या से। तो ऑप्शन होगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी। चलिए, जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, न्यूटन बाबा ने 3 नियम बताए हैं। पहला है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम बोलता है कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो पहला नियम है जड़त्व का। दूसरा है संवेग संरक्षण का, है ना, किसी भी वस्तु को उसके गति के अनुसार क्या करना है? प्रतिक्रिया करके रोकता है, संवेग संरक्षण। तीसरा है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, अगर आप कोई क्रिया करोगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। तो प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब जमे रहना, है ना, मतलब कोई चीज चल रही है तो चलते रहेगी, रुकी है तो रुके ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जड़त्व के नियम के कारण ही हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और अचानक ब्रेक लगता है तो आगे झुक जाते हैं, ठीक है। जड़त्व के नियम के कारण ही कोई हमको धक्का देता है तो हम गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेन में बैठे रहते हो तो आप गति कर रहे हो, अब गति कर रहे हो तो गति करते ही रहोगे जब तक ब्रेक ना लगे। तो जैसे ही ब्रेक लगता है आप पूरी तरह रुक नहीं पाते और आगे झुक जाते हो। जब आप खड़े रहते हो, आपको कोई धक्का देता है तो जब आप खड़े हो तो स्थिर अवस्था में हो, है ना, और कोई बाहरी बल लगा और आपको गति प्रदान किया तो तुरंत तो गति आएगा नहीं, तो आपको क्या होगा? गिर जाओगे। जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण। जब क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? बॉल की गति को नियंत्रित करने के लिए, उसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण। तीसरा नियम है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया मतलब आप कोई भी क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। जैसे बंदूक चलाते हो तो बंदूक पीछे खींचता है, क्यों? गोली आगे जाती, बंदूक पीछे खींचता है, ठीक है। उसके बाद जब रॉकेट जलता है तो वो धुआं नीचे छोड़ता है और खुद ऊपर जाता है। वैसे ही जब आप पानी में तैरते हो
तो पानी को आप पीछे ढकेलते हो और पानी आपको आगे ढकेलता है। ठीक है, तो यह है तीसरा नियम, है ना। तो जल में तैरना न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ठीक है, उसके बाद कंबल को झाड़ना, कपड़ों को झाड़ना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? पहला नियम है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का जैविक अध्ययन को सबसे अच्छे से दर्शाता है ना। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को अच्छे से दर्शाता है? कौन सा? एथनोलॉजी, एथनोलॉजी, है ना। एथनोलॉजी ये क्या करता है? जानवर के व्यवहार का अध्ययन करता है। जानवर के व्यवहार और प्राकृतिक वातावरण में, जानवर के व्यवहार और प्राकृतिक वातावरण में उनके कार्य करने का अध्ययन करता है ना। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन एथनोलॉजी, क्यों? क्योंकि जानवर का व्यवहार उसके प्राकृतिक वातावरण में कैसे रहता है, कैसे वो वातावरण में अपना जीवन यापन करता है, इसका अध्ययन कहलाता है एथनोलॉजी। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पौधों में बीमारियों और संक्रमण से उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर पौधे में कोई बीमारी लगी है तो वो कैसी प्रतिक्रिया कराएगा, कैसा संक्रमण होगा, ये सब का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाइथोपैथोलॉजी। क्या? पाइथोपैथोलॉजी। पाइथोपैथोलॉजी पौधे का बीमारी में अध्ययन करना कि पौधा बीमारी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, पौधा बीमारी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और पौधे में क्या बदलाव आ रहा है, उसके जीवन चक्र में क्या बदलाव आ रहा है ना। ये सब का अध्ययन, बीमारी से अध्ययन क्या कहलाता है? पाइथोपैथोलॉजी। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? पेड़ के पत्ते गिनकर, पेड़ के पत्ते गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है? बताइए भाई, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? चलिए, एक वृक्ष की आयु का पता, है ना, किसके द्वारा? काउंटिंग एनुअल रिंग। काउंटिंग एनुअल रिंग। जब वृक्ष को काटोगे तो उसके अंदर ऐसे रिंग, अलग अलग कलर, थोड़ा डार्क थोड़ा ऐसा अलग अलग कलर रिंग बने रहता है। ये रिंग एक साल में एक ठोक बनता है, एक साल में एक ठोक बनता है और इसी से वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, जब आप देखोगे बड़े बड़े वृक्ष में तो उसमें बहुत सारे रिंग रहते हैं, है ना। तो वृक्ष की आयु का पता काउंटिंग एनुअल रिंग से लगाया जाता है। अच्छा बताइए, पृथ्वी की आयु का पता किसके द्वारा लगाते हैं? पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु किसके द्वारा पता लगाएंगे? पृथ्वी की आयु लगाएंगे यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। और जीवाश्म का पता, जीवाश्म का पता कैसे लगाते हैं? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग ये पूछा जाता है ना। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 C14 का उपयोग करके कार्बन डेटिंग कितना? लगभग 60,000 साल पुरानी चीजों का पता लगाया जा सकता है। 60,000 साल पुरानी चीजों का। पृथ्वी से, पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग, जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग, पौधे की आयु कैसे? काउंटिंग एनुअल रिंग, और पशुओं की आयु सींग में जो उनके रिंग बनते हैं उनसे पता लगाया जाता है। चलो, एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग, कौन से किरण का प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में कौन से किरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई। ठीक है, एमआरआई तकनीक में
चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक तरंग का। इसीलिए एमआरआई करते समय शरीर से पूरे धातु के चीजों को निकाल दिया जाता है। इतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहता है कि आदमी अगर कुछ पहना है लोहे का तो उसको खींच लेगा। कई बार दुर्घटना भी हुई है एमआरआई मशीन में, है ना? क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय तरंग रहता है। ठीक है, एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले तो मैं बता दूं, गांधी इरविन समझौते को ही क्या बोला जाता है? दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौते को ही क्या बोला जाता है? दिल्ली समझौता। ठीक है, उसके बाद 1930 में गांधी जी ने क्या चालू किया? सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च के बाद नमक बनाए उसी दिन से क्या चालू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़िया से चल रहा था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़िया से चल रहा था। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों? जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। कहां? है ना, लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। ठीक है, अंग्रेज भारत के संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन करवा रहे थे। ठीक, और गांधी जी वहां नहीं गए, कांग्रेसी नहीं गए। अंग्रेजों को पता था बिना गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन सक्सेस नहीं होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा बिना गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन मानो तो क्या है? बिना दूल्हे की बारात। यह आबकारी आरक्षक में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब गांधी जी क्या कर रहे थे? यहां आंदोलन चला रहे थे। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए पहले वाले। तो गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ले जाने के लिए गांधी जी के और इरविन के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ। कब हुआ ये? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को इसी समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है ना? और गांधी जी फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए तो बहुत कम कपड़े, धोती और शॉल लपटे हुए थे। तो उनको क्या कहा गया? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर। जब वो पैलेस के अंदर जा रहे थे तो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं जब पूरी दुनिया हमारे सामने झुकी हुई है तो हम इस अर्धनग्न फकीर के सामने क्यों झुक रहे हैं? क्यों इसको हाथ पैर जोड़ के लेके आए हो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में? फिर वहां पे अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी का मजाक उड़ा दिया कि आप इतना कम कपड़ा क्यों पहने हुए हो? तो गांधी जी बोले मेरे हिस्से का और मेरे देश के हिस्से के कपड़े आपने पहन रखे हैं, है ना? हमको शोषण कर रहे हो। गांधी जी ने व्यंग किया। ठीक है, अब क्या हुआ? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? आपका सांप्रदायिक पंचायत भेज दिया दलितों के लिए। मतलब दलितों के लिए अलग सीट रहेगा, उसमें उन्हीं लोग चुनाव लड़ेंगे और वही लोग वोट डालेंगे। गांधी जी बोले ऐसे में तो तुम दलितों को हमसे अलग कर रहे हो। गांधी जी नाराज होकर वापस आ गए और फिर से क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण चालू कर दिया। गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया गया और गांधी जी यरवदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठ गए। तब 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? पूना समझौता हुआ अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। और यह कहा गया कि भैया दलितों को क्या अलग सांप्रदायिक पंचायत नहीं मिलेगा बल्कि सामान्य सीट में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो यह पूरी कहानी है भैया, बहुत किए गांधी जी। ठीक, कहानी समझ में आ गया? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता। 24 सितंबर 1932 को क्या? पूना समझौता, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। किसे? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, है ना? देखो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस पहले भी अध्यक्ष थे, फिर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। ठीक है,
अब अध्यक्ष बन गए। तो ये थे किसके, ये थे गरम दल के, ये थे गरम दल के, गरम दल के प्रत्याशी थे जो जीत गए, है ना। तो गांधी जी क्या किए, अपना प्रत्याशी खड़ा किए। गांधी जी पहले प्रत्याशी बनाए किसको, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। तो अबुल कलाम आजाद बोले मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, बंगाल से 2 प्रतिनिधियों को मत लड़ाइए। तो उसके बाद गांधी जी के बोलने पर भी मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव नहीं लड़े इनके अगेंस्ट में। तो उन्होंने किसको खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। सीतारमैया हार गए बुरी तरीके से, ठीक है, सीतारमैया हार गए बुरी तरीके से, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। ठीक, अब दोनों का क्या हुआ, विचारधारा बदल गया। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के, गांधी जी नरम दल के। तो जो भी कांग्रेस से अब अधिवेशन आयो, जो भी कांग्रेस से अब आंदोलन चलता था उसमें गरम दल वाले पूरे जुड़ जाते थे। तो गांधी जी और इनमें क्या हुआ, विचारों का मतभेद हो गया। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई कि वो कांग्रेस में काम ही नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया अलग, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और ये जब पट्टाभी सीतारमैया हारे तो गांधी जी इतने दुखी हो गए कि बोले ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और उसके बाद ये सब देख के सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए और बनाए अपना फॉरवर्ड ब्लॉक। अब देखो आज की जो राजनीति है ना, वो कटुता की राजनीति है, द्वेष की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। यहां चुनाव हार भी गए, सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद भी क्या दे दिए, त्याग पत्र। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित भी करने वाले सुभाष चंद्र बोस है। तो भैया यहां पे मतभेद है, मनभेद नहीं है। और आज की राजनीति क्या है, द्वेषपूर्ण राजनीति है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। चलो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, है ना। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए मुख्य कारण कौन सा था, इसी टाइप के क्वेश्चन गिरेंगे भैया। ठीक, और इस क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस तो छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए। तो उनके त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके त्याग पत्र देने के बाद कौन बने, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, ठीक है, यह भी याद रखिए। अब क्वेश्चन पूछ दिया 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, भारत छोड़ो आंदोलन चालू करने का मुख्य कारण क्या था भाई, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की विफलता। इसी क्रिप्स मिशन को क्या कहा गया, पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि आप हमारे साथ क्या करो, युद्ध लड़ो हमारी तरफ से और हम जीत जाएंगे तब आपको स्वतंत्र कर देंगे। गांधी जी बोले ये खुद हारने वाले, हमको क्या स्वतंत्र करेंगे। उसके बाद चालू हुआ क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो कार्य कैसा था, पहली बैठक हुई 7 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति कहा जाता है। 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को बैठक कहां हुई, ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक बंबई में। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 8 अगस्त को, है ना। 8 अगस्त को प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। 9 अगस्त को मध्य रात्रि से आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है। और 7 अगस्त की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, अबुल कलाम आजाद ने। किसने, अबुल कलाम आजाद ने, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन बैठक की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी 7 अगस्त को। 8 अगस्त को प्रस्ताव पास हो गया, 9 अगस्त को मध्य रात्रि से आंदोलन चालू होना था। तो अंग्रेजों ने क्या चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर चलाया, ठीक है। और
जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस को, सबको मध्य रात्रि 12 बजे गिरफ्तार कर लिया गया कि भैया ये आंदोलन चलने ही नहीं देंगे। गिरफ्तार कर लिया गया। तब गांधी जी ने कहा कि अब तो सब गिरफ्तार हो गए रे बाबा, अब करो या मरो, खुद आंदोलन करो या मरो। गांधी जी को कहां रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के नेता को मलकापुर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। तब रणवीर श्री शास्त्री ने रायपुर में जुलूस निकाला और आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है ना। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चालू हुआ? एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के तरफ जापान की सेना कहां पे आ गई? आपके भारत के करीब आ गई, नेपाल वेपाल तक आ गई जापान की सेना, है ना। जापानियों से भारत की कोई दुश्मनी नहीं थी। जापानी भारत में केवल इसलिए आक्रमण कर रहे थे कि यहां पर अंग्रेज हैं। तब गांधी जी बोले कि भैया तुम अगर हमको नहीं बचा पाते तो हमको खुद दे दो हमारा अधिकार, हम लड़ लेंगे उनसे। उन लोग बोले नहीं देंगे। तब अंग्रेज बोले कि गांधी जी बोले अंग्रेज भारत छोड़ो, छोड़ो नहीं तो जापानी यहां आक्रमण करेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पीएससी का है। शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बताइए भाई, शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या यह सही है? नहीं, शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है, यह सही है। शंकराचार्य ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अद्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक थे और सभी भगवानों को नहीं, केवल एक परम पिता परमेश्वर को मानते थे। ठीक है, और बौद्ध और इनके विचार मिलते थे। इनके विचार कुछ हद तक मिलते थे। इसीलिए इन्हें प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहने का कारण इनके विचार कुछ हद तक बौद्ध से मिलते थे। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रछन्न बेरोजगारी, जनसंख्या का दबाव, भू जोत का आकार छोटा, सहकारी कृषि। उपरोक्त में से भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? बताइए भाई, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? सबसे पहला प्रछन्न बेरोजगारी तो है। प्रछन्न बेरोजगारी मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों का काम पर लगा होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का काम पर लगा होना, ये तो है। जनसंख्या दबाव, हमारे यहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसके कारण भी हमारी कृषि व्यवस्था पिछड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भूजोत का आकार छोटा है, हमारे खेत छोटे छोटे हैं, जिसके कारण इसमें आधुनिक खेती नहीं हो सकती। सहकारी कृषि से क्या होता है? किसानों को लाभ होता है, पैदावार बढ़ती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3। हमारे यहां इतनी जनसंख्या है कि जिसके कारण हमारा कृषि भी पिछड़ गया है। ठीक है, भारी जनसंख्या, अधिक जनसंख्या नुकसानदायक ही होता है। वो तो ये अच्छा है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डिविडेंट है, जनसंख्या लाभांश है। हमारे यहाँ जो भी जनसंख्या उसमें से अधिकांश लोग 16 से 40-45 वर्ष के हैं, जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था चलते जा रही है, नहीं तो हमारे यहां भी मंदी आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3। अब मान लो ये खेत है, इसमें सिर्फ जब पापा काम करते थे तो 5 क्विंटल धान होता था, भाई जुड़ा तो 7 क्विंटल हो गया, मैं जुड़ा तो 8 क्विंटल हो गया, अब और छोटा भाई जुड़ गया चौथा तो भी 8 क्विंटल। अब ये देख लो, 2 आदमी 7 क्विंटल पैदा कर रहे हैं, 3 और 4 मिलके 8 ही क्विंटल पैदा किए, तो यही है प्रछन्न बेरोजगारी। इनको लगता है ये काम पर है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से ध्यान से पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1934 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को किया गया। कई बार पढ़ाया हूं भैया, 1 जनवरी 1949 को किया गया है। रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। नहीं हो पाएगा, हिंदी होगा, हिंदी होगा, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को नहीं, 1 जनवरी 1949 को किया गया है। ठीक है, 48 के अधिनियम के अनुसार। और राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे सर सीडी देशमुख, और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष भारत की आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। गलत, आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है? वाणिज्य मंत्रालय। कौन? वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। वाणिज्य मंत्रालय या मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। सही कौन सा है? केवल एक सही है। कौन सा सही है? केवल एक सही है। ठीक है, चलो भैया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर, इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से बता देता हूं आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या लिखा है? इनमें से कौन से गरीबी मापन से संबंधित है? ये चारों में कौन सा गरीबी मापन से संबंधित है? ठीक है, तो मैं पहले पूरा बताता हूं आपको। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सा? लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र, ये लाफर है, ये लॉरेंज है। लॉरेंज वक्र क्या बताता है? आय की असमानता। आय की असमानता। देश में आय का वितरण कितना असमान है, ऐसे ग्राफ बनेगा। देश में आय का वितरण कितना, ये एक्स ये वाई, देश में आय का वितरण कितना असमान है, ये बताता है आपका लॉरेंज वक्र, है ना। और ये गरीबी भी बताता है। आय का वितरण असमान मतलब देश में 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए में से 90 करोड़ रुपए सिर्फ 10 फैमिली के पास है और 10 करोड़ रुपए बाकी जनता के पास है। आज हमारा ये हाल है। भारत का अधिकांश पैसा भारत के 10 से 11 रईस फैमिली के पास है, बाकी सबके पास कुछ नहीं है। तो यही आय का समान वितरण है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है धन के केंद्रीकरण को रोकना। तो ये लॉरेंज वक्र बताता है आय का असमान वितरण, और इसी में इसके माप करता है ऐसे गिनी गुणांक। गिनी गुणांक ऐसा माप करेगा, है ना। यहां पे 0 होगा, यहां पे 1 गिनी गुणांक माप करेगा और माप करके बताएगा कि कितनी असमानता और कितनी निर्धनता है। अगर 0 है तो कोई असमानता नहीं, 1 है तो सर्वाधिक असमानता। तो लॉरेंज वक्र का गणितीय माप, लॉरेंज वक्र का गणितीय माप क्या कहलाता है? गिनी गुणांक, 0 से 1 के बीच। तो ये तो क्या हो गया? गरीबी से संबंधित हो गया। ठीक है, अब आता है दूसरा लॉफर वक्र। देख लीजिए इसको। अब आता है दूसरा लॉफर वक्र। लॉफर वक्र क्या बताता है? ठीक है, लॉफर वक्र बताता है कि अगर किसी देश में टैक्स के रेट को बढ़ाया जाए, अगर किसी देश में टैक्स के रेट को बढ़ाया जाए तो शुरू में बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा। अगर किसी देश में टैक्स के रेट को बढ़ाया जाए तो शुरू में बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा, लेकिन एक समय के बाद रेवेन्यू कम हो जाएगा, है ना। जब 10% टैक्स था तो 10 लोग टैक्स पटाते थे 100 रुपए। जब 15% टैक्स हुआ तो 10 लोग टैक्स पटाते थे 150 रुपए। जब 20% टैक्स हुआ, है ना, तो 8 लोग टैक्स पटाए कितना? 160 रुपए। जब 25% टैक्स हुआ तो केवल 5 लोग टैक्स पटा रहे हैं 100 रुपए। और जब 30% टैक्स हुआ तो केवल 2 लोग टैक्स पटा रहे हैं 60 रुपए। तो देखो, जब 10 से 15 हुआ तो सीधा बढ़ गया 150, 20 हुआ तो 160, 25 हुआ तो घट गया, 30 हुआ तो और कम हो गया। तो जब कर की दर बढ़ाई जाएगी तो शुरू में राजस्व बढ़ेगा, बाद में कम होगा। यह कहलाता है लाफर वक्र।
ये क्या कहलाता है? लाफर वक्र। और लाफर वक्र उल्टा यू आकार का होता है। लाफर वक्र उल्टा यू आकार का होता है, रेलवे व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिलिप वक्र। फिलिप वक्र क्या कहलाता है? फिलिप वक्र बेरोजगारी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में, और मुद्रास्फीति में उल्टा संबंध दर्शाता है। उल्टा संबंध दर्शाता है। कैसे? अगर देश में बेरोजगारी है मतलब लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है मतलब महंगाई नहीं है, मुद्रास्फीति नहीं है। तो जब बेरोजगारी ज्यादा रहेगी तो मुद्रास्फीति कम रहेगी। अब लोगों के पास काम है, सबके पास पैसा है और सब बाजार में खरीदी करने जाएंगे तो चीजें क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो जब बेरोजगारी दर अधिक होगी तो मुद्रास्फीति कम होगी, है ना। अब जब बेरोजगारी दर कम होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। उसके बाद कैलोरी मानक, ये गरीबी का मानक है, गरीबी का मानक है। ये गरीबी का मानक किसने प्रस्तुत किया था? टी.डी. लकड़वाला। टी.डी. लकड़वाला ने गरीबी मापने के लिए प्रस्तुत किया था कैलोरी मानक। ग्रामीण क्षेत्र में जो आदमी 2400 कैलोरी से कम खाना खाता है वो गरीब है, और शहरी क्षेत्र में जो आदमी 2100 कैलोरी से कम खाना खाता है वो गरीब है। तो ये तो आपका टैक्स बता रहा है, ये बेरोजगारी बता रहा है, गिनी गुणांक और कैलोरी मानक ही क्या बता रहे हैं? आपके गरीबी बता रहे हैं। एक और 3, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया था ताकि आपका ये वक्र क्लियर हो जाए। योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठन किया गया, सही है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, यह भी सही है। भारतीय संविधान में योजना आयोग के गठन का प्रावधान नहीं किया गया है, इसीलिए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को संविधानेतर संस्था क्या बोलते थे? संविधानेतर संस्था, ऐसी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, यह संसद में अधिनियम से बनाया गया। और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त करके क्या बना दिया गया? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। और नीति आयोग भी परामर्शदात्री संस्था है और यह भी संविधानेतर संस्था है, ये इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, सही है, 1 2 3 सही है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना। पहले अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। पर पहले उपाध्यक्ष कौन थे जी योजना आयोग के? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना? राष्ट्रीय विकास परिषद बना आपका 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद बना। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम क्या होता था? पंचवर्षीय योजना को फाइनल अप्रूवल देना। और राष्ट्रीय विकास परिषद में पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते थे, इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता था। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को 1 जनवरी 2015 को खत्म करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग भी क्या है? परामर्शदात्री संस्था है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का प्रस्ताव राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 बहुमत से राज्यसभा किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर सकती है। अपने यहां 3 अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। यूपीएससी जिनका एग्जाम लेता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, ये तीनों अखिल भारतीय सेवा है। एक बार बात चली थी कि मेडिकल को भी अखिल भारतीय सेवा बना दिया जाए, है ना, इंडियन मेडिकल सर्विस, लेकिन पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो कोई भी नया अखिल भारतीय सेवा गठन करने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 के तहत वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवा को गठित कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते का प्रबंध भारत की संचित निधि से किया जाता है। बिल्कुल सही। देखिए, जो भी अधिकारी है अगर वो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा है तो उसको केंद्र सरकार की संचित निधि से पैसा मिलेगा। अगर वो अधिकारी राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है तो उसको राज्य सरकार की संचित निधि से पैसा मिलेगा। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो पेपर लेती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी बहुत एग्जाम का, वो केंद्र का काम कर रही है, वो केंद्र का काम कर रही है। तो उसको वेतन और भत्ता कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। पहला तो सही है। संविधान के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आयोग पर अतिरिक्त कार्यभार डाला जा सकता है। बताइए, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर अतिरिक्त कार्यभार दे सकते हैं? नहीं, ये केवल अपना संघ लोक सेवा आयोग का ही कार्य करेंगे। संविधान में कहा है इनको कोई भी अलग से काम नहीं करवाना है। तो ए सही है और आर गलत है। हम लोग क्या सोचते हैं कि राष्ट्रपति बड़ा आदमी है, वो किसी को कुछ भी काम दे सकता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जी, बहुत डिस्कशन है इसमें, है ना, सब अच्छे से याद होना चाहिए आप लोग को। राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्तों को उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जाएगी। न राष्ट्रपति न राज्यपाल किसी का भी वेतन और भत्ता उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता, केवल बढ़ता ही है। जब इनका वेतन बढ़ाने का काम आता है, बात आता है, तो ध्वनि मत से पारित करके बढ़ा देते हैं। ठीक है, जहां किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां राज्यपाल को देय उपलब्धियों और भत्तों का भुगतान संबंध राज्यों द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पर निर्धारित अनुपात में दिया जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी पदाधिकारी का वेतन और भत्ता उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। कोई भी अधिकारी का जो काम में है उसका वेतन और भत्ता उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संशोधन 1956 द्वारा यह क्लॉज लाया गया, क्या? कि एक व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब वो व्यक्ति 2 राज्यों की सेवा कर रहा है तो उनको दोनों राज्य वेतन देंगे अनुपात में। ठीक है, दोनों राज्य वेतन देंगे अनुपात में। और यह अनुपात कौन नियुक्त करेगा? यह अनुपात राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। मान लो 100 रुपए वेतन देना है और एक राज्यपाल ए और बी राज्य का राज्यपाल है, तो यह 100 रुपए कैसे दिया जाएगा? यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। राष्ट्रपति बोल सकता है 60 रुपए देगा, 40 भी देगा। राष्ट्रपति बोल सकता है 75 रुपए देगा, 25 भी देगा। राष्ट्रपति बोल सकता है 90 रुपए भी देगा, 10 रुपए देगा, है ना। तो इनके वेतन और भत्ता जब 2 राज्यों की बात है तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा दोनों राज्यों को। ठीक, ए सही है और सही व्याख्या भी है। ए सही है और सही व्याख्या नहीं है। ए सही, ए और आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलो, पंचायती राज संबंधी 73वें संशोधन में अनिवार्य उपबंध निम्न में से कौन से है? पंचायती राज से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन बन रहे हैं पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से भी अब क्वेश्चन बनना चालू हो गया है। तो देखो, पंचायती राज अधिनियम का अनिवार्य उपबंध क्या है? पंचायती राज अधिनियम का अनिवार्य उपबंध है क्या? मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों का प्रत्यक्ष चुनाव। देखो, जिला पंचायत, है ना, और जनपद पंचायत, इसमें अध्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष। उपाध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष। और सदस्य क्या चुनते हैं? प्रत्यक्ष चुनते हैं। आप लोग सदस्यों को चुनोगे, सदस्य लोग अपने में से एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष चुन लेंगे। तो इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष है। जनपद पंचायत में भी अध्यक्ष
अप्रत्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रहेगा, सदस्य प्रत्यक्ष रहेंगे। ठीक है, सदस्य क्या रहेंगे? प्रत्यक्ष। आप सदस्यों को चुनोगे, सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे, यही बोल रहा है। मध्य और जिला स्तर पंचायत पर सभापतियों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, बिल्कुल सही। विघटन होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना है, बिल्कुल सही। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध नहीं है। हमारे यहां 73वें संविधान संशोधन में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। ओबीसी को आरक्षण हमारे कहां मिला है? छत्तीसगढ़ में मिला है। पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना यह भी कंपलसरी नहीं है 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन में ये दो चीजें कंपलसरी थी। ठीक है, याद रखना, कोई भी चुनाव अगर विघटित हो जाता है तो 6 महीने में चुनाव कराना है। केवल एक चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में नहीं होता। उपराष्ट्रपति का चुनाव शीघ्र, अति शीघ्र होता है ना। चलिए, यह क्वेश्चन किसका था? यह था आपका हॉस्टल वार्डन का। तो इसमें क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन 1 और 2। चलो, पैरा तीरंदाजी विश्व कप चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले छत्तीसगढ़ के एथलीट कौन है? पैरा तीरंदाजी, अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं भैया हम लोग। पैरा ओलंपिक गेम में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, इंडिया की टीमें। ठीक है, बहुत प्यारा खेले हैं हमारे खिलाड़ी भाई। ठीक, कौन थे आपके? है ना, सीआरपीएफ कैंप आरंग में पोस्टेड सीआरपीएफ के जवान कौन? सीआरपीएफ के जवान कौन? तोमन कुमार। सीआरपीएफ के जवान तोमन कुमार कहां है? ये आरंग में, आरंग में पोस्टेड है। ठीक है, तो पैरा तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिए हैं ये। ठीक है, उसके बाद आईडी ब्लास्ट मतलब बम विस्फोट में इनका दोनों पैर खत्म हो गया। बम विस्फोट में इनका दोनों पैर खत्म हो गया, तो ये हारे नहीं भैया, ये फौज में रहे हैं और गेम खेलना चालू किए। इसी को बोलते हैं जहां चाह वहां राह। ठीक है, जो योग्यता है अभी वो करिए, हारना नहीं है। बोलता है ना कौन? महावीर सिंह कौन? फोगाट बोलते ना, हारना नहीं है बबीता, तो बिल्कुल हारना नहीं है। तो पैरा तीरंदाजी विश्व कप में तोमन कुमार ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जिससे कुछ दिन पहले जिसको हराए हैं, कुछ दिन पहले उनसे हार गए थे, फिर चेक गणराज्य में जब हुआ तब ये क्या किए? जीत गए। दूसरा मेडल किसने तीरंदाजी में? शीतल कुमारी ने दूसरा मेडल हासिल किया। शीतल कुमारी जिनके दोनों हाथ नहीं है, मुंह से तीरंदाजी करती है। देखना, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। ठीक है, ये तोमन कुमार जो हैं, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर के रहने वाले हैं और 2022 में अपने साथियों के साथ सर्च ऑपरेशन में निकले थे, है ना। और नक्सलियों के बम लगाने से इनका पैर बम ब्लास्ट हो गया और पैर खो दिए। ये आर्टिफिशियल पैर लगाकर ये खेलते हैं। और जो घटना हुई थी, उस घटना के 1 महीने बाद इनकी शादी थी। तीरंदाज बन गए। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है भैया इनके भी। ये तो पूछना ही पूछना है। ये जज्बा होना चाहिए भाई, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक नेता कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक कौन थे? परसराम सोनी जी थे। परसराम सोनी जी। ठीक है, क्या करते थे? विस्फोटक सामग्री और बम बना रहे थे। वैसे ही रायपुर में 1942 में एक रायपुर षड्यंत्र केस हुआ, जिसमें क्या किए? बम बना रहे थे और पकड़ा गए। मुखबिरी कौन किए थे? शिवनंदन किए थे। बहुत से बम बनाने वाले काम में इनका नाम था, बम बनाने के एक्सपर्ट रहे होंगे।
एक होता है रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस में कौन थे? बिलख नारायण अग्रवाल थे क्या, है ना। उन्होंने क्या किया था, जो भी होंगे देख लेना नाम। उन्होंने अपने राजबंदियों को बम लगाकर उड़ाने की साजिश की थी और हमारे क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए प्रयास किए थे। दो केस है, रायपुर षड्यंत्र केस और रायपुर डायनामाइट केस। ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस और रायपुर डायनामाइट केस, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। हाँ, रायपुर डायनामाइट केस के है बिलख नारायण अग्रवाल, ठीक है, और सहयोगी है ईश्वरी चरण शुक्ल। थोड़ा कंफ्यूजन में था मैं भी। दोनों है, रायपुर षड्यंत्र केस 42 और डायनामाइट केस ये भी 42 है। दोनों रायपुर में डायनामाइट लगाकर दीवार उड़ाना था जेल की और अपने लोगों को मुक्त कराना था, है ना। फोड़े लेकिन वो नहीं कर पाए, छुड़ा नहीं पाए। ठीक, उसके बाद कौन थे इसमें? बिलख नारायण अग्रवाल। षड्यंत्र केस में बम बनाना था, कौन थे? परसराम सोनी। कंफ्यूजन मत रखिएगा इसमें। उसके बाद चलो भैया, युवागिरी और जनजाति। सर ये सब पूछेगा, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। 5 से 7 नंबर के लिए क्या नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है उरांव का युवागिरी है धुमकुरिया, है ना। बिरहोर का है गितियोरा, ठीक है। उसके बाद भारिया का है रंगभंग। परजा और घुरवा का क्या है? धांगा बक्सर। युवागिरी में क्या होता है? इन लोग अपने संस्कृति और कला को सीखते हैं, जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो ये क्वेश्चन जहां से बने वहां से बनाइए। पहले का 3 दूसरे का 4, पहले का 3 दूसरे का 4, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ सितंबर 1930 में हुआ था? कौन से जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ सितंबर 1930 में हुआ भाई, बताइए, है ना। तो मैं बता दूं, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त, 22 अगस्त इसका डायरेक्ट डेट पूछता है, 22 अगस्त 1930। तमोरा जंगल सत्याग्रह, है ना, तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर, 9 सितंबर 1930। लभरा 8 सितंबर, 8 सितंबर 1930, ठीक है। दोनों कहां? महासमुंद। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कहां? धमतरी, ठीक है। तो पहले झूठ बोला फिर तमाचा मारा, लभरा, लमरा से लबरा, लबरा मतलब झूठ बोलने वाला छत्तीसगढ़ी में। तो पहले झूठ बोलेगा 8 तारीख को, 9 तारीख को तमाचा मारेगा। झूठ बोलेगा 8 तारीख को, 9 तारीख को तमाचा मारेगा, है ना। तो लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 महासमुंद, तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 महासमुंद। और यही तमोरा जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती का शौर्य, है ना। दयावती ने, छोटी सी बालिका 14 साल की या छोटी बालिका थी, उसने अंग्रेज अधिकारी को झापड़ मार दिया था। अब आप सोचो, तो बहुत फेमस है बालिका दयावती का शौर्य, किसमें? तमोरा जंगल सत्याग्रह में, ठीक। तो ये दोनों जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ है, ऑप्शन 2 और 3। तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तमोरा के नेता थे आपके कौन? यति रतन लाल और शंकर राव गनोद वाले। और लभरा के कौन थे? अरिमर्दन गिरी। लभरा जंगल सत्याग्रह गोंड जनजाति के द्वारा किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रथम कार्यवाहक डिक्टेटर किसे नियुक्त किया गया? आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण भी प्रारंभ हुआ, पहला चला, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए, गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया, गांधी जी वापस आ गए, फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहले डिक्टेटर कौन नियुक्त किए गए? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये पहले डिक्टेटर थे, ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जो डिक्टेटर नियुक्त हुए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। दूसरे डिक्टेटर कौन नियुक्त हुए? सुंदरलाल शर्मा नहीं जी, रविशंकर है। पहले डिक्टेटर कौन हुए? पंडित रविशंकर शुक्ल, ये पहले डिक्टेटर हुए। गलती से सुंदरलाल शर्मा बोल दिया था, है ना। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहले जो डिक्टेटर नियुक्त हुए पंडित रविशंकर शुक्ल हुए, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल
पूरे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए डिक्टेटर नियुक्त हुए। दूसरे कौन हुए? दूसरे डिक्टेटर सुंदरलाल शर्मा। और पांचवें डिक्टेटर कौन थे? माधव प्रसाद परगनिया। ठीक है। एकमात्र महिला डिक्टेटर कौन थी? एकमात्र महिला डिक्टेटर थी राधाबाई, है ना। एकमात्र महिला डिक्टेटर थी राधाबाई, जो रायपुर की डिक्टेटर थी। ठीक है। तो ये पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर की डिक्टेटर कौन बनी? राधाबाई। पूरे प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुलचा घूमर जलप्रपात कहां स्थित है? पुलचा घूमर जलप्रपात कहां स्थित है? तो भैया आपका पुलचा घूमर जलप्रपात है जगदलपुर में। नाम पूछा जा सकता है, यूनिक नाम है पुलचा घूमर जलप्रपात, जगदलपुर। रूसो और धारा बांध, रूसो और धारा बांध इस राज्य में कहां है? यह पूछा जा चुका है। रूसो और धारा बांध इस राज्य में कहां स्थित है? तो रूसो और धारा बांध इस राज्य में राजनांदगांव में स्थित है। कहां है? राजनांदगांव में। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आभा ऐप का संबंध किस योजना से है? आभा ऐप का संबंध किस योजना से है? आभा ऐप, है ना, बताइए। आभा ऐप का संबंध है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से। किससे? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से। इसमें क्या करेंगे? जो स्वास्थ्य का रिकॉर्ड है, जो हितग्राहियों का रिकॉर्ड है, उसको डिजिटलीकरण करना। क्या करना? डिजिटलीकरण करना। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करना, सब कुछ को डिजिटल बनाना ऐप के माध्यम से। कहां? आभा ऐप। आभा ऐप कैसे? आयुष्मान भारत से चलेगा। ओपीडी में एंट्री होगी आभा ऐप पर। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आभा ऐप, आयुष्मान भारत। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अवार्ड, प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अवार्ड 2025, प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? है ना, लता मंगेशकर के नाम पर, लता मंगेशकर स्वर कोकिला के नाम पर यह अवार्ड संगीतकारों को दिया जाता है, गायकों को। तो इस साल मिला है ना, प्रतिष्ठित क्या? लता मंगेशकर अवार्ड 2025 सोनू निगम को। बहुत अच्छे गायक है, बहुत मल्टीपल लैंग्वेज में गाना गाते हैं सोनू निगम, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो प्रतिष्ठित लता मंगेशकर अवार्ड सोनू निगम को मिला है। उसके बाद देश का पहला वन मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट। देश का, देश बोल रहे भैया, देश का पहला वन मंदिर कहां स्थापित किया गया? बताओ। देश का पहला वन मंदिर, देश का पहला वन मंदिर, इसके बारे में बता देता हूं। वन मंदिर में क्या क्या है? इस वन मंदिर में है राशि और ग्रहों के आधार पर वृक्षारोपण हुआ। यहां राशि और ग्रहों के आधार पर वृक्षारोपण। ठीक है। उसके बाद 7 अलग अलग थीम वाले वन, 7 अलग अलग थीम वाले वन बनाए गए हैं, और भी हो सकते हैं। उसके बाद पंचवटी वन बनाया गया है, जो रामायण काल से पंचवटी वन, है ना, केशकाल पर्वत को ही माना जाता है, कोंडागांव केशकाल को ही पंचवटी वन माना जाता है। वहीं से ऐसा माना जाता है कि माता सीता का अपहरण हुआ था, वहीं पे सीता का अपहरण हुआ था, ऐसा माना जाता है, पंचवटी वन। ठीक है। चलो, ये रामायण कालीन स्थल है। और रामायण का क्या किया गया है? राम वनवास का वर्णन किया गया है, राम वनवास का वर्णन किया गया है, वनवास का चित्रण यहां किया गया है वन मंदिर में। यह बहुत यूनिक है। राशि और ग्रहों के आधार पर अलग अलग पेड़ लगाए गए हैं, 7 अलग अलग थीम पर वन बनाए गए हैं, पंचवटी वन का उल्लेख किया गया है, राम वनवास का उल्लेख किया गया है। देश का पहला वन मंदिर कहां? आवरा भाटा दंतेवाड़ा। कहां? आवरा भाटा दंतेवाड़ा। एक और एनएसएस की कार्यकर्ता लेखनी साहू, इनके समाज कार्य के लिए इनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला है अभी। लेखनी साहू, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एनएसएस की कैंडिडेट है, समाज कार्य के लिए अवार्ड मिला है। मां महामाया दरीमा हवाई अड्डा कहां पर है? मां महामाया दरीमा हवाई अड्डा कहां पर है? बताइए। ये पूछा जा चुका है, पीएससी या व्यापम में पूछा जा चुका है ना।
मां महामाया दरीमा हवाई अड्डा कहां पर है? तो मां महामाया दरीमा हवाई अड्डा अंबिकापुर के हवाई अड्डा को कहते हैं। मां महामाया दरीमा हवाई अड्डा अंबिकापुर के हवाई अड्डा को। मां महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर में ही है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। मोदी है तो संभव है, यह पुस्तक पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है ना, इन्हीं की सरकार है। मोदी है तो संभव है, पुस्तक के लेखक कौन है भाई बताइए? मोदी है तो संभव है, पुस्तक के लेखक कौन है? अभी कौन? विष्णुदेव साय ने इसका विमोचन किया है, इस पुस्तक का विष्णुदेव साय जी ने इनका विमोचन किया है। मोदी है तो संभव है पुस्तक श्री रामेश्वर वैष्णव, है ना, बहुत फेमस लेखक है छत्तीसगढ़ के, श्री रामेश्वर वैष्णव ने लिखा है मोदी है तो संभव है। इसमें क्या है? मोदी की उपलब्धियों का अलग अलग अंदाज में वर्णन किया गया है। मोदी की उपलब्धियों का बहुत यूनिक अंदाज में यहां पे वर्णन किया गया है। ठीक है, मोदी है तो संभव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेदरू द टाइगर कीट, छत्तीसगढ़ का मोगली, नारायणपुर के गढ़ बंगाल से। चेदरू द बॉय एंड द टाइगर, चेदरू द बॉय एंड द टाइगर पुस्तक का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? हिंदी अनुवाद, है ना, इसको लिखा कौन है? इसको अंग्रेजी लेखक ने लिखे हैं। क्या नाम है इसका? एस्ट्रीड बर्गमैन सुख से डार्फ, एस्ट्रीड बर्गमैन सुख से डार्फ। चेदरू द बॉय एंड दी टाइगर पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने लिखा है? किसने लिखा है? रुद्र नारायण पाणिग्राही ने। किसने? रुद्र नारायण पाणिग्राही ने। पूछा जा सकता है चेदरू द बॉय एंड दी टाइगर पुस्तक लिखी किसने है? अंग्रेजी में एस्ट्रीड बर्गमैन सुख से डार्म। ठीक है, और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? रुद्र नारायण पाणिग्राही ने। ठीक है दोस्तों, ये आज के हमारे थे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ आज, काफी लंबा डिस्कशन हुआ है, काफी अच्छा आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपके लिए कितनी इफेक्टिव है ये भी बताइएगा। दोस्तों अगर आप अगर आप आमीन पटवारी और शिक्षक भर्ती या टेट का कोई भी एग्जाम का क्लास लेना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पे एक बार संपर्क करिए और एक बार योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ के तैयारी करिए। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नित नए ऐसे ही आपके साथ हम प्यार बांटते चलेंगे, ज्ञान बांटते चलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।